हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मिडेबल एकेडमी। हम घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक, और उनके सारे क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें शुरू करना है चैप्टर 9, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पॉलिटी कवर करनी है घटना चक्र के थ्रू, तो इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं। और अगर लेक्चर्स अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें भी और लेक्चर्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये पहले इसकी थ्योरी कवर करेंगे और फिर इसके हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो इन वन लेक्चर वी विल कंप्लीट थ्योरी एंड इन द सेकेंड लेक्चर वी विल कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ घटना चक्र। तो अगर आपको क्वेश्चन ही करने हैं सिर्फ, और आपको थ्योरी आती है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं या किसी और भी कोचिंग में आप पढ़ चुके हैं, किसी और भी टीचर से पढ़ चुके हैं, तो आप सीधे क्वेश्चंस पर मूव कर सकते हैं अगले लेक्चर पे। अगर आपको थ्योरी भी करनी है तो आप इस लेक्चर को भी देख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए पूरा, और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो पूरे प्रीएम्बल को याद कर लेते हैं। मैंने भी किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the individual dignity and unity and integrity of the nation. We on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, और ये आपको याद ही करना है, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप सबको ये याद होना चाहिए। इसे 5-10 बार पढ़िए, समझिए, याद हो जाएगा। और जब ये आपको याद हो गया तो फिर इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिक ही सही कर लेंगे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन that was moved by Pandit Nehru on 13th of December 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी मीटिंग थी ये भी पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की 5th मीटिंग में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, फिर 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई और 13 को हुई। तो जो 5th मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस 5th मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर्स होंगे। और फिर इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कब किया गया, ये भी लिखा है 22 जनवरी 1947 को। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 3 वर्ड्स ही मेंशन थे। 2 वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने बाद में ऐड करे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करें। और एक वर्ड इंटीग्रिटी भी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया। तो ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किए और कौन से वर्ड एक्ट किए। तो हमें यह याद रखना है कि 3 वर्ड हमने ऐड करे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। इट सिक्योर्स ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल।
It is very helpful in the legal interpretation of Indian Constitution. In the words of श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट लिखकर ये पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था। तो ये हमें याद रखना है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने बोला था कि द प्रियम्बल ऑफ टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन expresses what we had thought or dreamt so long. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, उनका भी मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, क्योंकि इसके पहले जो केस हुआ था बेरूबरी यूनियन केस 1960, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द प्रियम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो गोलकनाथ केस हुआ था इन 1967, उसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल इज द कंसीडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इन बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो तीनों केस लॉज हैं, सबसे पहला बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद जितने भी केसेस हुए, चाहे वो गोलकनाथ केस हो 1967 का, चाहे वो केशवानंदा भारती केस हो 1973 का, चाहे एसआर बोमई केस हो 1994 का, इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, यही ऑब्जर्वेशन दी कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इस चीज़ को एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। ये जो फैक्ट्स है ना, इन्हीं फैक्ट्स में से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि उसे इन्फोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल वॉयलेट हो रहा है और इसे इन्फोर्स करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल है। अगर वो वॉयलेट हो रहे हैं तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट पे कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है और उसे आप रिस्टोर करिए। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। उसके बाद पूरा प्रियम्बल आपको याद होना ही चाहिए। इक्वालिटी ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ 5 टाइप्स, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ 2 टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब ये प्रियम्बल आपको याद होगा तो ये सारे क्वेश्चंस केक वॉक हो जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इट टॉक्स about the freedom of belief, faith, worship, expression and thought. It also ensures dignity and equal opportunity for all. It is also called the soul of the constitution. ये इंफॉर्मेशन भी हमें याद रखनी है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे सोल कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी, तो के एम मुंशी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि ही वॉज द ओनली मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस में अकेले मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। और एक ये भी इंफॉर्मेशन कई बार पूछी जा सकती है दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पायस पेपर, पवित्र पेज है ये। सुभाष कश्यप ने क्या कहा? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्रियम्बल है, इसकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है और इसके जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो क्वेश्चंस बचते हैं। तो क्वेश्चंस हम करेंगे अगले चैप्टर में। अगर थ्योरी आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।